एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, एफडी को सबसे लोकप्रिय, सबसे प्राचीन और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट का टूल माना जाता है। जैसे कि हम बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, फालतू एक्सेस मनी पड़ी है, तो आप इसकी एफडी करा दीजिए, आपको 2 रुपये का इंटरेस्ट भी आ जाएगा और आपका पैसा भी सेफ रहेगा। और ये भी देखा जाता है कि एफडी लगभग ऐसे ही लोग करवाते हैं आजकल जिनकी कोई अदर इनकम नहीं है, जो पेंशनर हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, या जिनके कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों एफडी और इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है उस सबको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कोई ऐसा कोई पॉइंट आपकी क्वेरी रह जाती है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में बता दें, हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। एफडीआर एंड इनकम टैक्स प्रोविजंस। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमें एफडी क्यों करवानी चाहिए, एफडी के ऊपर होने वाली कमाई का टैक्स ट्रीटमेंट और कैसे हम इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं, एफडी के ऊपर मिलने वाली लोन फैसिलिटी, एफडी पर कब टीडीएस कटता है, कैसे हम एफडी पर कटने वाले टीडीएस से बच सकते हैं, क्या एफडी की इनकम होने पर हमें आईटीआर भरना ज़रूरी है, कब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिलता है जब हम एफडी करवाते हैं, सीनियर सिटीजन को एफडी पर मिलने वाली टैक्स की छूट, एफडी से होने वाले नुकसान और कुछ अन्य टिप्स। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हमें एफडी क्यों करवानी चाहिए। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, जैसे हमने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एफडी एक सिक्योर, सबसे प्राचीन, सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट का टूल माना जाता है हमारे सदियों से ही, कि ये एफडी करवा दो तो हम अपना पैसा सेफ रख सकते हैं। तो एक तो ये हमारा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। दूसरी बात दोस्तों, ये DICGC एक संस्था है जो 5 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी हमें प्रदान करती है। अगर बैंक में मिस हैपनिंग हो जाती है, बैंक डूब जाता है, तो करंट अकाउंट के अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर और एफडी के अंदर कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी संस्था हमें प्रदान करती है। इसके अलावा अच्छी हैंडसम रिटर्न भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आजकल तो बैंकों ने ये जो है ब्याज की जो दर है वो कम कर रखी है, लेकिन फिर भी हमें नॉर्मल जो है सेविंग से या करंट अकाउंट से यहाँ पे अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। इसके बाद में टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है दोस्तों। टैक्स ट्रीटमेंट जो सेविंग के ऊपर आपको, एफडी के ऊपर जो आपको ब्याज मिलता है वो आपकी इनकम के अंदर जुड़ जाता है, फुली टैक्सेबल होता है। मतलब उसको टैक्स की जो आपकी स्लैब है उसके हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ता है। अब टैक्स स्लैब की अगर हम बात करें, ऐसा कोई व्यक्ति जो 2.5 लाख रुपए तक इनकम कमाता है और सारा का सारा अगर एफडी का भी ब्याज है तो उसे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर आपका एफडी का ब्याज और कोई और इनकम है आपकी सैलरी की, किराए की, वो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। और वहीं पर अगर आपकी एफडी की इनकम और दूसरी इनकम मिलाकर के आपकी 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो 20% टैक्स देना पड़ेगा। और वहीं पर 10 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो 30% तक आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये मैंने ओल्ड स्लैब के हिसाब से डिस्कस किया है, आप न्यू स्लैब के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो ये बता दिया हमने कि जो एफडी के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है वो हमारी स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, उसके ऊपर ऐसा कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक नहीं है कि इतना टैक्स देना पड़ेगा। और आपकी ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा दोस्तों। 5 तरह की इनकम का हेड होती है हमारी, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा। तो स्लैब रेट के हिसाब से अगर आपकी कोई और भी इनकम आ रही है और वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको एफडी के जो ब्याज के ऊपर दोस्तों 30% टैक्स देना पड़ जाएगा, क्योंकि बाकी इनकम आपकी 10 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख से ज़्यादा होने के बाद आपको 30% तक टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन आप इनकम टैक्स एक्ट की जो धारा 80C है, 80C, इसके अंदर कई तरह की टैक्स सेवर एफडी होती है। मतलब जो कम से कम 5 साल तक अगर उसको नहीं तोड़ेंगे, एफडी को वैसा का वैसा रखेंगे, तो 80C के अंदर आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाएगी। ये छूट उसी साल मिलेगी जिस साल आपने एफडी कराई है, हर साल नहीं मिलेगी। लेकिन जो इसकी जो एफडी के ऊपर जो आपको ब्याज मिलेगा वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बैंक हमें एफडी के ऊपर लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। लोन फैसिलिटी के अंदर आपको सिक्योर्ड लोन मिलता है, मतलब वो गिरवी आपकी एफडी जो होती है उसको रख लेते हैं, जितने रुपए की एफडी है उसका 90% तक आपको वो लोन दे देते हैं। लेकिन ये 2 एफडीओं के ऊपर आपको ये लोन नहीं मिलेगा। एक तो ऐसी जो आपने अभी मैंने डिस्कस किया था 80C के अंदर आपने एफडी कराई है,
या किसी माइनर के नाम से भी अगर आपने एफडी कराई है बच्चे के नाम से, तो भी आपको इसके ऊपर लोन नहीं मिलता है। नॉर्मल लोन से इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, प्रोसेसिंग फ़ीस भी किसी तरह की कहीं नहीं लेते हैं बैंकर, और आपको बैंक अपनी एफडी तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितनी ज़रूरत टाइम के लिए आपको ज़रूरत है तो आप ये लोन ले सकते हैं। क्विक डिसबर्स भी हो जाता है इसमें, मतलब बहुत जल्दी आपको ये लोन दे देते हैं, और इसकी रीपेमेंट भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, किस्तें बनवा सकते हैं या आप इकट्ठा भी इसको भर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का, टीडीएस कब कटता है। तो बैंकर्स पहले क्या होता था दोस्तों कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना ही नहीं मिलती थी कि इस व्यक्ति की इतनी एफडी करवा रखी है इसने, और ये टीडीएस जो इसके ऊपर जो ब्याज कमा रहा है ये हमारे को बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो एफडी एक ऐसा तरीका है, मैकेनिज्म है जो कि टैक्स की चोरी को रोकता है दोस्तों। बैंकर ने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंकों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, उनकी ये ड्यूटी दे दी है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को पूरे साल के अंदर 40,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज देते हो एफडी के ऊपर, सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज देते हो, तो उसको आप 10% टीडीएस काट करके देंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को 40,000 रुपये या 50,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज देते हैं तो आपको टीडीएस काट कर उस व्यक्ति को देना है और हमें इसकी सूचना देनी है। अगर वो व्यक्ति पैन नंबर देता है तो उसका 10% टीडीएस काटना है। अगर वो व्यक्ति आपको पैन नंबर नहीं देता है तो उसका 20% टीडीएस काटना है। जिसमें 20% टीडीएस कटेगा उसको वो ये टीडीएस वापस भी नहीं मिलता, ये नॉन रिफंडेबल है। और इसके बाद में जो बैंकर है साल के लास्ट में आपको एक फॉर्म 16A और देगा, 16A नंबर फार्म देगा, जिसमें पूरे साल में कितना ब्याज दिया उन्होंने और कितना टीडीएस काटा है उसकी सूचना होती है। और ये जो फॉर्म है ये इनकम टैक्स में एक फॉर्म मिलता है आपको 26AS, उसके अंदर जो है आपकी सूचना बोल जाएगी। मतलब आपको 16A सपोज करो 3 बैंकों से मिल रहा है तो उन तीनों बैंकों का जो डिटेल है वो आपको 26AS जो है उन तीनों में इकट्ठी मिल जाएगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, आप ये जो टीडीएस कटता है इससे कैसे बच सकते हैं। वैसे तो क्या बैंकर्स को बोला है 40,000 या 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर आप किसी को ब्याज देते हैं तो उसके ऊपर टीडीएस काटना है, लेकिन आपकी जो एक तो एफडी की इनकम और एक अन्य कोई और भी इनकम है, किराए की इनकम की, पेंशन की, किसी भी तरह की जो है वो मिलाकर के 2.5 लाख 3 लाख या 5 लाख रुपए से कम है, जो कि ये मिनिमम एग्जेंशन लिमिट है। 2.5 लाख नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए, 3 लाख सीनियर सिटीजन और 5 लाख सुपर सीनियर सिटीजन। तो बैंक के अंदर आप बैंक के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है आपका अप्रैल में, वहाँ पर आप फॉर्म 15G या 15H दे सकते हैं और उनको ये रिक्वेस्ट करता है ये फॉर्म कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए, क्योंकि मेरी जो इनकम है इस एफडी के जो इंटरेस्ट को मिलाकर के 2.5 लाख और या जो टैक्सेबल लिमिट में नहीं आती है, तो कृपया मेरा टीडीएस ना काटा जाए। 15G फार्म देंगे नॉन सीनियर सिटीजन जो 60 साल से कम उम्र के हैं, और 15H देंगे सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ज़्यादा के हैं। और दूसरा आपको ये भी एडवाइस हम दे सकते हैं दोस्तों, अगर आपकी जो टीडीएस अगर आप नहीं कटवाना चाहते हैं तो आप अपनी एक से ज़्यादा बैंक के अंदर अपनी एफडी करवाइए, और आपको एस्टीमेट लगाना पड़ेगा कि इतनी आपको उसका ब्याज मिले कि आपको 50,000 या 40,000 रुपये से कम का ब्याज मिले। तो 2 या 3 बैंकों में आप इसकी एफडी करवा सकते हैं, मतलब तो कि तीनों बैंकों का 40,000 रुपये से कम का ब्याज मिलेगा, तो वो आपका टीडीएस भी नहीं काटेगा। और जो 5 लाख रुपए की मैंने आपको शुरू में बात की थी कि वो आपकी सिक्योरिटी होती है, इतना रुपये आपका सिक्योर है, तो अलग अलग बैंकों में एफडी कराएंगे तो आपकी अलग अलग 5-5 लाख रुपए की लिमिट मिल जाएगी और वो सब आपका सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन कई बार डाउट रहता है लोगों का कि क्या एफडी का जो ब्याज आता है वो आने के बाद हमें आईटीआर भरनी ज़रूरी है या नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, एक लिमिट होती है 2.5 लाख रुपए की। अगर आपकी जो एफडी का ब्याज है प्लस में कोई और भी अगर आपकी अदर इनकम और होती है, उन सबको मिलाकर के 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी इनकम हो जाती है तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको आईटीआर भरनी ज़रूरी है, अदरवाइज आपको कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, बैंकर आपका टीडीएस काट लेता है जब आप 15GH फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं या किसी और गलतीवश कारणवश, तो आपको वो टीडीएस अगर वापस लेना है तो आईटीआर भरनी ज़रूरी है, नहीं तो आपको इस लिमिट से कम इनकम होने पर आईटीआर भरनी ज़रूरी नहीं है दोस्तों। और नॉर्मल देखा जाता है, काफ़ी लोग इस पॉइंट के ऊपर भी कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या देखता है हमारी एफडी के बारे में। तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, 1 साल के अंदर मिलाकर के अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी कराते हैं, ये चाहे नगद कराएं कैश में, चाहे आप ऑनलाइन जैसे कि चेक के माध्यम से कराएं,
10 लाख से ज़्यादा की अगर आप एफडी कराते हैं और कैश के अंदर 2 लाख से ज़्यादा की एफडी कराते हैं, अगर कैश या ऑनलाइन में मिला करके तो 10 लाख है, या ओनली कैश में 2 लाख से ऊपर की कराते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से 31/3/2021 अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, क्योंकि सारी एफडी को एक ही माना जाता है। मैं हर बार डिस्कस करता हूं कि आजकल क्या है, इनकम टैक्स ने पैन कार्ड से सभी चीज़ों को जोड़ दिया है। तो चाहे आप 10 एफडी कराइए चाहे 2 एफडी कराइए, वो सारी आपके एक ही पैन नंबर पर बेस है, तो वो एक ही एफडी मानी जाएगी। तो बैंकर्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एसएफटी के माध्यम से, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देगा कि इस पैन कार्ड वाले व्यक्ति ने हमारे पास में इतने रुपए की एफडी कराई है। तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस व्यक्ति की पिछली आईटीआर्स को चेक करेगा कि इस व्यक्ति के पास क्या पिछली इतनी इनकम, इतनी कैपिटल बनी हुई है, इतनी पूंजी है कि ये 10 लाख रुपए की एफडी करा सकता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी पिछली आईटीआर से सेटिस्फाई हो जाता है, जस्टिफाई आप कर देते हैं उसे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। नहीं तो आपके पास में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है कि भाई साहब ये जो 10 लाख रुपए की एफडी कराई है, ये आपने पैसा कहाँ से लेके आया है। और इसके बाद में कई बार क्या होता है दोस्तों, एक बैंक से दूसरे बैंक में हम स्विच करते हैं, मतलब हमें अच्छा ब्याज मिलता है, अच्छी इनकम इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है, जो इंटरेस्ट है, तो हम क्या करते हैं, एक बैंक में तो क्या है पहले वो एफडी क्लोज करवा लेते हैं, उसके बाद में दूसरे बैंक में खोलते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को दोस्तों नई एफडी माना जाएगा, क्योंकि जिस बैंक से आपने एफडी तुड़वा ली है वो तो ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, लेकिन दूसरे बैंक के लिए तो ये नया ट्रांजैक्शन हुआ, तो वो भी आपकी नई एफडी बनी जाती है। लेकिन वो सेम बैंक अगर आपका रिन्यूअल करता है तो आपको वो इनकम टैक्स में 10 लाख की लिमिट से ज़्यादा भी अगर आपकी एफडी है और वो बैंक आपका रिन्यूअल कर रहा है एफडी, मतलब वापस नहीं करके दे रहा है, तो इसको नई एफडी नहीं मानेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना नहीं मिलती है। इसके बाद इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 TTB है, जिसके अंदर अगर आप सीनियर सिटीजन हो, आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो आपको 50,000 रुपये का जो है वो टैक्स के अंदर छूट मिल जाएगी, मतलब इतने रुपए का आपको टैक्स नहीं देना है। अगर आपका सपोज करो 55,000 रुपये एफडी का ब्याज आया है, तो आपको 50,000 रुपये की 80 TTB के अंदर छूट मिल जाएगी और आपकी जो इनकम के अंदर 5,000 रुपये ही जुड़ेगा। और अगर ये सीनियर सिटीजन के लिए है तो दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपए तो वैसे ही माफ़ है और 50,000 रुपये की और छूट मिल जाएगी, तो मतलब 3,50,000 रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, 80 साल से ज़्यादा हो, तो आपको 5,50,000 रुपये है, अगर 50,000 रुपये की तो आपकी इंटरेस्ट है और 5 लाख रुपये की अदर इनकम है, तो आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। इसके बाद में कभी छोटे छोटे डिसएडवांटेज भी होते हैं दोस्तों, हर चीज़ की ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ का प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, फ़ायदा ही फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। इसके अंदर सबसे पहले तो आपकी मनी है वो लॉक हो जाएगी। जैसे मान लो अगर आपने एफडी कराई है 5 साल के लिए, तो 5 साल तक आप अपने पैसे के ऊपर लिक्विडिटी आपको नहीं मिलती है। अगर उस पैसे को आप पहले से प्री मैच्योर तुड़वाना चाहते हो एफडी को, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट, पीनल इंटरेस्ट या पेनल्टी देनी पड़ती है, वो 1% तक हो जाती है, तो मतलब 1% कम इंटरेस्ट मिलता है। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं है, आपको अपने ही फंड पर आपको यूज़ करने के लिए, मतलब आपका पैसा वो लॉक हो गया है। और इसको लो इन्वेस्टमेंट भी है इसमें। जैसे मान लो दोस्तों इसमें रिटर्न बहुत कम मिलता है आपको, आजकल तो 4%, 4.5% कर दिया है इन्होंने। इसकी जगह पर आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, गोल्ड में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। कई बार तो क्या होता है, जो इसका जो ब्याज होता है दोस्तों एफडी का, वो आपकी इन्फ्लेशन रेट जो होती है ना, महंगाई दर, उसको भी बीट नहीं कर पाता है। जैसे सपोज करो महंगाई दर 9% है, कई बार तो ये 12 से 15% भी होती है, और आपको एफडी के ऊपर ब्याज मिल रहा है 8%। तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ हर बार। जैसे 1 लाख रुपये आपने लगाया 9% के हिसाब से, एंड इन्फ्लेशन रेट है, और 8% आपको ब्याज मिलता है, तो साल के लास्ट में वो आपका 1,08,000 रुपये हो गया। और 1,08,000 रुपये हुआ, लेकिन जो मुद्रा जो है वो 9% कम हो गई आपकी। तो 9% कम होने के बाद दोस्तों 1,09,000 रुपये आपकी जो है वो उस जो 1 लाख रुपए की कीमत है वो 1,08,000 रुपये नहीं रहती है, वो बल्कि 9% कम हो जाती है। तो आपकी मतलब वो वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन परचेजिंग पावर आपकी नहीं बढ़ रही है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप अपनी जो है एफडी के अलावा किसी अन्य में सोर्स में आप इन्वेस्टमेंट करिए। टीडीएस अगर आपका कट जाता है दोस्तों, तो टीडीएस कट जाता है तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, वापस लेना पड़ेगा। वो रिटर्न तभी भर सकते हैं जब आपका वो साल खत्म हो जाएगा, और कई बार तो डिपार्टमेंट 4-4, 5-5, 6-6 महीने लगा देता है रिफंड वापस देने के लिए।
और कुछ छोटे छोटे टिप्स और देना चाहूँगा मैं आपको लास्ट में कि हमेशा एफडी कराते समय आप उसका सोर्स जरूर रखिए कि ये एफडी का जो आपका पैसा आया था ये कहाँ से आया था। मतलब एफडी आप कराइए, डिपार्टमेंट आपको ऐसा नहीं बोलता कि एफडी मत कराइए, लेकिन डिपार्टमेंट कई बार ये पूछ सकता है आपसे कि इस एफडी का जो सोर्स है कि एफडी का पैसा आपके पास कहाँ से आया था, तो वो आप अपने पास ज़रूर रखिए। चाहे आपके पेरेंट्स से आया है तो आप उसका सोर्स रखिए, आपको कहीं से गिफ्ट में मिला है तो उसकी गिफ्ट डीड रखिए, अपने जो ब्लड रिलेशन के अंदर जो भी इनकम टैक्स के अंदर रिलेटिव की डेफिनेशन है। अगर आप सैलरी एम्प्लॉयड हैं, अगर आपकी सैलरी आती है या किसी भी तरह की इनकम आती है तो कृपया आप अपने नाम से एफडी मत कराएं, क्योंकि अगर आपकी सैलरी और दूसरी इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है और आपकी एफडी का भी ब्याज आता है तो आपको उस आपकी जो एफडी का इंटरेस्ट है उसको आपकी इनकम टैक्स की स्लैब में जुड़ जाएगा। आपकी जो स्लैब जैसे 30 लाख 10 लाख से ऊपर जा रही है तो आपको उस एफडी के ऊपर भी 30% तक टैक्स देना पड़ सकता है। और अगर आपके जो ये पैसा पेरेंट्स से आया है और आप 18 साल से ऊपर हैं, मतलब आप माइनर नहीं हैं, तो आप एक गिफ्ट डीड बना लीजिए। उससे क्या होगा कि ये पैसा आपका हो जाएगा, आपके पेरेंट्स की कैपिटल कम हो जाएगी और आपकी बढ़ जाएगी। और अगर यही आप हाउस वाइफ है, जैसे अपनी नॉर्मल क्या करते हैं अपनी वाइफ के नाम से एफडी करवा देते हैं, लेकिन उनकी कोई इनकम का सोर्स नहीं होता है, मतलब वो पैसा उनके पास कहाँ से आया। तो ऐसा अगर नहीं आप शो कर पाते हैं तो वो सारी की सारी जो इनकम है वो एफडी का जो ब्याज है वो उसके हस्बैंड की इनकम में जुड़ जाता है, क्लबिंग ऑफ इनकम प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जो वाइफ है उसके नाम से आईटीआर भर दी है, आईटीआर भरने का मतलब उनकी कोई ना कोई इनकम हो रही है, अगर वो अपनी इनकम दिखाते हैं और उसकी उसी से एफडी ये शो कर सकते हैं कि वो पैसा हमारी इसकी खुद की इनकम का है, तो ये क्लबिंग प्रोविज़न लागू नहीं होगा और जो भी 2.5 लाख रुपए की छूट है वो इसकी जो वाइफ है वो ले सकते हैं। इसके अलावा रिस्क लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक कहावत है रिस्क टेकर आर द मनी मेकर, मतलब रिस्क है तो इश्क है। तो आपको रिस्क लेना चाहिए। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो अदर इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बताया था, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में और भी बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे पैसा लगाइए। लेकिन अगर दूसरी बात ये भी है, अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए, मतलब आपको अपना पैसा चाहिए कि मुझे जब चाहिए वो मिल जाए, तो फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बना रखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन इसका दे दूंगा नीचे बॉक्स में। तो फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट आप करवा लीजिए, जिसमें कि सेविंग और करंट अकाउंट ही रहेगा आपका, लेकिन उसमें आपको जो एफडी वाला है वो ब्याज आपको मिल जाएगा। तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों इनकम टैक्स और एफडी से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न है वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी ऐसी कोई क्वेरी आपकी रह गई है जिनका इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम उसकी भी कोशिश करेंगे समाधान करने की। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इस ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लें और अपना प्यार यही बनाए रखें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।